हेलो क्लास 11th। तो आज हम वादे के मुताबिक फिर से एक नया अध्याय लेकर आए हैं और आज का अध्याय जैसे कि आप सभी को पता है क्लास 11th की कोर की हम पहली पुस्तक करा रहे हैं आरोह भाग 1, जो गद्य खंड और पद्य खंड दो भागों में विभक्त है। तो सबसे पहले इसमें शुरू होते हैं गद्य खंड और गद्य खंड के अभी तक हम 5 अध्याय करा चुके हैं। आज हम छठा अध्याय लेकर आए हैं रजनी। तो आज इस पार्ट को हम समरी वे में पढ़ेंगे, फटाफट पूरी स्टोरी जान लेंगे ताकि इसके प्रश्न उत्तर किए जा सके। तो आज जो हमने कहानी ली है वो है रजनी, जो कि लिखी हुई है मनु भंडारी जी द्वारा। ये जो कहानी है ये एक पटकथा है, यानी कि 80s की दशक में एक सीरियल आता था रजनी, ये उसी की पटकथा है। ये एक पूरा एक धारावाहिक था, उसी धारावाहिक का एक कड़ी हमारे सामने रखी गई है। बहुत ही अच्छी है, जो एजुकेशन सिस्टम पर एक तरीके से व्यंग करती हुई ये कड़ी है। तो आज के हम पार्ट में पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आज के पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेखिका परिचय। लेखिका है हमारी कौन? मनु भंडारी। मनु भंडारी जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पाठ की रूपरेखा, यानी कि पूरे पाठ को हम कथ्यात्मक रूप में देखेंगे कि क्या क्या है इस पाठ के अंदर। फिर उसके बाद इस पूरे पाठ की संपूर्ण व्याख्या। चूंकि ये एक पटकथा है तो अलग अलग दृश्यों में विभक्त है, तो इसको हमने समराइज भी अलग अलग दृश्यों में ही किया हुआ है। सबसे पहले हम आ जाते हैं लेखिका। लेखिका कौन है? हमारी मनु भंडारी जी। क्या दे रहे हैं? श्रेष्ठ कहानीकार मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी कहानी में मनु भंडारी तब सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उत्कर्ष पर था और उस उत्कर्ष में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। तो नई कहानी का तात्पर्य ये होता है कि जो हमने आधुनिक समय की जो चीज़ें हैं, लेखन है, उनको अपनाया। तो जैसे हमें पता है कि पर्दे के लिए लिखी गई कथा को हम पटकथा कहते हैं, तो ये उसी कथा पर लिखा गया। तो ये मतलब उन्होंने क्या किया, कहानी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस किए, जिसकी वजह से ये फेमस हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाह की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ये सभी इनके क्या हैं? कहानी संग्रह हैं। फिर आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, ये जो है राजेंद्र यादव के साथ, यानी कि दो लोगों ने एक साथ इसको लिखा है। कौन सा? एक इंच मुस्कान। ये सभी क्या है? उपन्यास थे। रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, ये सभी पटकथाएं हैं, यानी कि जैसे सीरियल्स हैं, मूवीज हैं, इन सभी के लिए जब कहानी लिखी जाती है तो वो कहलाती है पटकथा। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो ये सभी जो है इनको पुरस्कार मिले और ये सभी इनकी जितनी भी रचनाएं रही वो सारी रही। अब हम आ जाते हैं इस पूरे पाठ की रूपरेखा में। आखिर इस पाठ के अंदर है क्या? मनु भंडारी द्वारा लिखित रजनी एक पटकथा है जो पिछली सदी के 90 के दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा। तो 90s के दशक में जो है ये आया था सीरियल, बहुत फेमस रहा। हर कड़ी की जो कहानी थी वो अपने पहली कड़ी से अलग हुआ करती थी, मगर इसमें एक मेन लीड में एक लेडी है जिसका नाम रजनी है, जो बहुत सारी समस्याओं को हल करती रहती है। ये पाठ रजनी पटकथा की ऐसी स्वतंत्र कड़ी है। स्वतंत्र कड़ी कहा हमने, क्यों कहा? क्योंकि धारावाहिक क्या होता है, इनकी कहानियाँ एक दूसरे से मिली हुई रहती हैं, लेकिन जबकि यहाँ पर क्या है कि ये सभी जो है आपस में मिली हुई नहीं है। एक की कहानी दूसरे की कहानी से अलग रहती है, जिसमें स्त्री पात्र रजनी वर्तमान समय की शिक्षा संबंधी समस्याएं जैसे कोचिंग व ट्यूशन सेंटर नाम पर किए जाने वाले शिक्षा व्यवसाय की ओर ध्यान खींचती है। तो उन्होंने क्या किस तरफ ध्यान खींचा है कि जो शिक्षा व्यवस्था में जितनी भी खामियां हैं, खास तौर से ट्यूशन को लेकर, उसकी तरफ इन्होंने ये ध्यान खींचा। चलिए अब पाठ हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पटकथा है, तो ये अलग अलग दृश्यों में विभक्त है। तो सबसे पहला दृश्य आ रहा है लीला का घर। अब लीला कौन है? जो क्या कहते हैं, रजनी के पड़ोस में रहने वाली लेडी है। उसके घर में ये पहला जो दृश्य है वो लगाया गया है। रजनी लीला बहन के घर जाती है और उससे बाजार चलने को कहती है। लीला उसे बताती है कि आज उसके बेटे अमित का रिजल्ट आ रहा है, इसलिए वह घर पर ही रहेगी।
रजनी उसे मिठाई तैयार करने को कहती है क्योंकि अमित बहुत होशियार लड़का है। अमित के लिए रजनी आंटी हीरो है। ठीक है, अमित के लिए जो रजनी आंटी है वो क्या है, हीरो, क्योंकि वो हर एक समस्या का हल चुटकियों में दे देती है। तभी अमित स्कूल से आता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह रिपोर्ट कार्ड माँ की तरफ फेंकते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था गणित का ट्यूशन लगवाने को। यानी कि जो मैथ्स है उसका ट्यूशन लगवाने के लिए उसने पहले ही अपनी माँ से कहा था इस चीज़ के लिए। ट्यूशन ना करने की वजह से उसे गणित में केवल 72 अंक मिले हैं। लीला कहती है कि तुमने तो सारे सवाल ठीक किए थे और तुमने घर पर आकर अपने पापा के सामने सारे सवाल दिखाए थे। तुमने तो 95% ज़रूर मिलने चाहिए थे, ये चीज़ कही थी अमित ने। रजनी रिपोर्ट कार्ड देखती है। अमित को अन्य विषयों में 96, 88, 90 अंक मिले हैं। वह केवल सबसे कम अंक गणित में ही मिले हैं। तो अब क्या होता है कि रजनी जो है, मैंने आपको पूरा दृश्य पढ़ के समझा दिया, अब इसको सुनिए ध्यान से। रजनी जो है वो अपने पड़ोस के घर में एक लेडी है जिसका नाम है लीला, उसके घर में जाती है और कहती है कि चलो हम लोग मार्केट चलते हैं। तो लीला कहती है कि नहीं, आज जो है मेरे बेटे अमित का रिजल्ट आने वाला है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो रजनी कहती है कि भाई चलो मिठाई बनाओ जल्दी से, क्योंकि अमित तो बहुत होनहार है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इतने में अमित आता है, वो थोड़ा अपसेट है, तो वो सीधे अपनी मम्मी से कहता है, सबने पूछा भाई रिजल्ट कैसे आया, तो अमित थोड़ा झुंझलाते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा जो है मैथ्स का ट्यूशन लगा दो। तो रजनी कहती है तुमने तो सारे सवाल किए थे और घर आकर हल किए थे और तुम्हें 95 मार्क्स मिलने की उम्मीद थी पूरी, तो क्या हुआ। फिर वो रिजल्ट देखती है तो सभी सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स अच्छे आए हैं एक्सेप्ट मैथ्स में उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए। तो इसको लेकर वो काफ़ी अपसेट था। अब आगे बढ़ता है दृश्य। अमित गुस्से में दुखी होकर कहता है, सर बार बार ट्यूशन करने के लिए कहते थे और ना करने का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते थे। रजनी अमित को समझाती है तथा सारी बातों की जांच करने के लिए कहती है। उसे पता चलता है कि मिस्टर पाठक उसे गणित पढ़ाते हैं और वे हर बच्चे को ट्यूशन लेने के लिए कहते हैं। अमित ने हाफ ईयरली में 96 नंबर पाए थे। अध्यापक ने फिर भी उसे ट्यूशन रखने का आग्रह किया। रजनी अमित को समझाती है उसे अध्यापक से लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यह सारी बदमाशी उसकी है। रजनी अमित से कहती है कि वह कल उसके स्कूल जाकर सर से मिलेगी। अमित डर कर उन्हें जाने से रोकता है। लीला भी डरती है कि इस कारण कहीं स्कूल से उसे आगे भी परेशान ना करें। रजनी उन्हें समझाती है तथा अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है। अब क्या हुआ कि जो है अमित कहता है, अमित थोड़ा सा गुस्सा भी है, नाराज भी है क्योंकि उसके मार्क्स कम आए हैं। तो वो क्या कहता है कि मेरे से सर बार बार कह रहे थे कि ट्यूशन सब लोग लगवा लो, जो नहीं लगवाएगा उसको भुगतना पड़ेगा। तो रजनी कहती है तुम्हारे तो हाफ ईयरली एग्जाम में 96 आए थे, तो तुम्हें तो ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहता है कि नहीं भाई, जिन्होंने ट्यूशन नहीं लगाए उनके मार्क्स कम आए हैं। ये चीज़ उसने इनडायरेक्टली जो है रजनी को बताई। तो रजनी कहती ठीक है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल स्कूल जाऊंगी और अध्यापक से बात करूंगी। तो वो डर जाता है। कौन? अमित डर जाता है, लीला भी डर जाती, कहीं ऐसा ना हो कि अभी शिकायत करें तो आगे चल के स्कूल में उसे परेशान किया जाए। इस चीज़ से वो बहुत डरा रहता है। अब आ जाते वो, तभी वो संकल्प करती है कि नहीं, कल मैं स्कूल जाऊंगी। अब दूसरा दृश्य कहाँ लग रहा है? प्रधानाचार्य का कक्ष। यानी कि जो अब वो क्या कहते हैं, अब रिजल्ट में गड़बड़ी है तो वो इसको लेकर स्कूल पहुंच गई। कहाँ पर? प्रिंसिपल के ऑफिस में। वहाँ पर क्या होता है, रजनी अमित के स्कूल के हेडमास्टर से मिलने उनके कमरे में जाती है। उनसे अमित सक्सेना की गणित की कॉपी देखने की अनुमति मांगी तो हेडमास्टर वार्षिक परीक्षा की कॉपियों को दिखाना और स्कूल के नियम के विरुद्ध बताता है। रजनी कहती है कि अमित ने गणित में पूरा पेपर ठीक किया था परंतु उसे केवल 72 अंक ही मिले, यानी कि 72। वह केवल देखना चाहती थी कि गलती किसकी है, अमित की या एग्जामिनर की। हेडमास्टर फिर भी कॉपी ना दिखाने पर अड़ा रहता है और अमित को दोषी बताते हुए कहता है कि बच्चे तो सदैव पेपर अच्छे गए होने की बात कहते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर मेरे मार्क्स खराब आएंगे तो मैं अपनी कॉपी देखना चाहूँगी। तो वही चीज़ होती है। रजनी उनके वहाँ ऑफिस जाती है और बोलती है कि मैं जो है वो कॉपी देखना चाहती हूँ। तो अक्सर क्या होता है, जो लास्ट जो हम लोग के फाइनल ईयर के जो पेपर होते हैं ना, उसमें कॉपी दिखाने के लिए मना किया जाता है। क्या कहते हैं कि मना, कॉपी नहीं दिखाई जाएगी।
तो वो नियम के विरुद्ध बताते हैं और कॉपी दिखाने के लिए मना कर देते हैं कि हम कॉपी नहीं दिखाएंगे। अब वो कहती है कि भाई हम सिर्फ देखना चाहते हैं, गलती किसकी है? तो वो बार बार कहते हैं कि भाई बच्चों का ही दोष है, बच्चे ठीक नहीं करते, बोलते हैं हमने ठीक किया है। तो इस तरीके हेडमास्टर एक तरीके से अमित की ही गलती निकालते हैं और टीचर की गलती मारने के लिए राजी नहीं होते हैं। रजनी कहती है कि अमित ने पिछले रिजल्ट बहुत बढ़िया था, इस बार उसके नंबर किस बात के लिए काटे गए हैं? हेडमास्टर पुनः जब नियमों की दुहाई देते हैं तो रजनी व्यंग करती है कि यहाँ होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। हेडमास्टर ट्यूशन को टीचर्स व स्टूडेंट्स का आपसी मामला बताते हैं। उसकी बात सुनकर रजनी उसे कुर्सी छोड़ने के लिए कहती है ताकि ट्यूशन के काले धंधे को रोका जा सके। हेडमास्टर आग बबूला होकर रजनी को वहां चले जाने से के लिए कहता है। तो अब क्या हुआ कि रजनी ने कहा कि देखिए रिजल्ट उसका जब हाफ ईयरली का अच्छा आया है तो भाई नंबर इस बार फाइनल में किस लिए काटे गए उसके? भाई आपके हाफ ईयरली में आई 96 और अब जो आ रहे हैं वो उसके 72 हैं, तो यानी कि भाई मार्क्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कुछ तो है। रजनी यही चीज़ पता करना चाहती थी। तो वो जब वो नहीं मानते हैं तो वो व्यंग करती है कि भाई होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए कहा जाता है, आप इस तरीके से काला धंधा चल रहा है तो आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, आपको यही करना चाहिए। तो इससे हेडमास्टर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे इस तरीके से कोई कैसे कह सकता है कि भाई आप जो है अपनी पोस्ट छोड़ दो। भाई कोई भी टीचर होगा अगर कोई ऐसे कहेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे और वो गुस्सा हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है देखिए। तीसरा दृश्य लगता है, कहाँ? रजनी का घर। अब वो प्रिंसिपल से मिल आई है, अब वापस घर आई है। तो क्या होता है, शाम हो गई थी, दिन में गई थी, शाम हो गई। शाम के समय रजनी का पति रवि घर आता है। रजनी उसे चाय देते हुए सारी बात बताती है। इस पर रवि उसे समझाता है कि टीचर ट्यूशन करे या धंधा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा। इस बात पर रजनी गुस्सा हो जाती है कि और कहती है कि अमित के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए। वह कहती है अन्याय करने वाले से अधिक दोषी अन्याय सहने वाला होता है। वह रवि से कहती है अमित, लीला बहन और तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही देश में कुछ नहीं बदलता। अब जैसे रजनी जिस व्यक्तित्व की लेडी है, उसका जो अपना नेचर है वो है कि वो गलत होता कहीं नहीं देख सकती। तो इसे गलत देखा। शाम को जब पति आया तो उसने चाय दी और सारी बातें बताई। तो उसने कहा कि भाई ये टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात है, तुम्हारा बेटा तो पढ़ने नहीं जा रहा है तो तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो, क्या है? तो वो फिर गुस्सा आती है कि भाई अमित भी तो हमारा ही है, कल को हमारा बेटा अगर पढ़ने जाएगा तभी हम एक्शन लेंगे, अगर गलत है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो फिर इन सारी चीज़ों के लिए वो लीला, अमित और अपने पति रवि को दोष देती है कि इस तरह के लोग जो हैं वो आगे बढ़कर आवाज़ नहीं उठाते, इसीलिए गलत चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। अगला चौथा दृश्य लगता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में। अब जब रजनी की बात नहीं सुनी जाती है तो वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में पहुंच जाती है, उनके ऑफिस में पहुंच जाती है। तो क्या कहती है, रजनी व 3-4 अन्य लोग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर के बाहर बैठकर उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना ऑफिस के बाहर जो है जगह होती है और वहाँ पर बैठने के लिए जो है कहा जाता है, तो वहीं पे बैठ के जैसे वेटिंग एरिया जो होता है वो वहाँ पर बैठकर वेट कर ले। मिलने का समय समाप्त होता देख बेचैन होने लगती है। अब मिलने का भी सबका समय होता है तो रजनी बेचैन होती है कि भाई मेरे मिलने के समय में जो है वो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, तो थोड़ा सा परेशान होती है और बढ़ाती है कि भाई हम आए हैं, हमको मिलने दो। इसलिए तो फिर उसके बाद क्या होता है, प्रतीक्षा करते करते जब बहुत देर हो जाती है तो वो बड़बड़ाने लगती है। तभी एक आदमी आता है तथा स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रख कर देता है। अब क्या हुआ, रजनी वेट कर रही है, तब तक एक आदमी और आया, उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और उसके नीचे 5 रुपए का नोट लगा दिया। ठीक है, चपरासी तुरंत उसे डायरेक्टर से मिलने अंदर भेज देता है। रजनी पहले से वेट कर रही थी, वो वेट ही करती रह जाती है और जो आदमी बाद में आया था उसे पैसे लेकर अंदर जाने के लिए बोल देता है। भाई तो गुस्सा तो आएगी, भाई हम तो वेट कर रहे थे, जो बाद में आया उसे आपने पहले जाने के लिए दे दिया, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। चपरासी ने तुरंत भेज दिया। रजनी यह देखकर क्रोधित हो जाती है और उस व्यक्ति के वापस आने पर चपरासी को धकेल कर अंदर चली जाती है। अब वो व्यक्ति अंदर चला गया था, अब वो वापस आता है और चपरासी जो उनको रोकने के लिए खड़ा था
उनको तुरंत वो धक्का देती है और अंदर को चली जाती है। डायरेक्टर भी अंदर खाली बैठा बस पेपर हिला रहा था। वो अंदर जब एकदम से पहुंची तो देखा डायरेक्टर तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो खाली बैठा हुआ है। निदेशक उसे घंटी बजने पर अंदर आने की बात कहता है। वो कहते हैं कि भाई जब घंटी बजेगी तब आपको अंदर आना चाहिए, आपको पहले अंदर नहीं आना चाहिए। रजनी द्वारा उसे खरी खोटी सुनाने पर वह उससे बात करता है। अब भाई उतनी देर से वो तो गुस्सा चुकी थी, इतनी देर वेट कर रही थी, उसके बाद आया वाले व्यक्ति को भेजा जा रहा है, तो फिर वो अंदर से उनको डायरेक्टर को बहुत अच्छे से बातें सुनाती है। रजनी उसे बताती है वो प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, कि मतलब जो प्राइवेट ट्यूशन्स होते हैं इन सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ें उसने नहीं बताई। उसे क्या बोला कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं और बोर्ड, इन दोनों के बीच क्या साझेदारी होती है, किस बेसिस पे इन दोनों के बीच जो है बात होती है, तो मैं वो सारी जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। डायरेक्टर समझता है शायद वह कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो शिकायत इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो अभी चाहती नहीं थी कि शिकायत बताई जाए। वह बताता है कि बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूलों को 90% ग्रांट देता है। ठीक है, तो ये वो बताते हैं कि भाई 90% तक जो है वो ग्रांट दिया जाता है। वह स्कूलों के सिलेबस बनाता है, वार्षिक परीक्षा लेता है, इसके बदले में स्कूलों को उसके नियम मानने होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें परीक्षा वगैरह लेके, और मगर स्कूल जो है उसके सारे नियमों को मानेगा। इस पर रजनी कहती है कि प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन के धंधे के बारे में आपका क्या विचार है। अब वो धीरे धीरे चीज़ों को पता करती है कि भाई जो ट्यूशन लिए जाते हैं उस पर आपका क्या विचार है। निदेशक कहता है कि इसमें धंधे जैसी कोई बात नहीं है। कमज़ोर बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को ट्यूशन दिलवाते हैं, ये कोई मजबूरी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे कमज़ोर हैं या माता पिता नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके पास समय नहीं है या वो खुद अनपढ़ हैं, तो ऐसी कंडीशन में माता पिता जो हैं वो ट्यूशन लगवाते हैं, और अक्सर यही होता है, नॉर्मल सी चीज़ है। इस पर रजनी उसे बताती है कि होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। कहते चलिए जो कमज़ोर हैं वो तो ठीक है, उनको ट्यूशन दीजिए, लेकिन जो बच्चे होशियार हैं उनको भी ट्यूशन लेने के लिए क्यों कहा जाता है। अगर ट्यूशन ना ली जाए तो उनके नंबर कम कर दिए जाते हैं। अब वो अमित वाली बात बता रही है कि अगर भाई वो ट्यूशन होशियार है तो वो ट्यूशन लेने के लिए मना कर देता है तो उसके नंबर काट लिए जाते हैं। हेडमास्टर ऐसे टीचर के खिलाफ एक्शन लेने से मना करता है। फिर स्कूल में अगर इस चीज़ की शिकायत की जाए तो जो हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल हैं वो किसी भी तरह के एक्शन लेने के लिए मना कर देते हैं कि हम किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेंगे। आपको ऐसे रैकेट बंद करने के लिए दखलंदाजी करनी चाहिए। तो उन्होंने सीधे ये पूछ लिया, क्या आप इन सारे मामलों में दखलंदाजी कर सकते हैं, आप क्या कोई एक्शन ले सकते हैं। इस पर निदेशक कहता है आज तक कोई शिकायत नहीं आई। रजनी व्यंग करती है, बिना शिकायत के आपको कोई जानकारी नहीं होती क्या शिकायत के बगैर वे इस काले धंधे को नहीं रोक सकते हैं। निदेशक द्वारा व्यस्तता का तर्क देते हुए वह उसे कहती है कि मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवाती हूँ। तो यहाँ पर निदेशक महोदय कहते हैं कि मेरे पास तो ऐसा कोई भी जो है वो वाकया आया ही नहीं, तो मैं लेता। तो कहते क्या भाई अगर आपके पास शिकायत नहीं आई तो क्या आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। सीधी सी वो बोलता है क्या भाई आपको इस बारे में पता नहीं है। तो कहते कि मेरे पास शिकायत नहीं आई। तो कहता है ठीक है, अब जो उठती है जाते जाते कहती है कि मैं अब आपके पास शिकायतों का ढेर लगवाती हूँ, खूब सारी शिकायतें आपके पास इकट्ठा कर दूंगी। वो ये कहती हुई निकल जाती है। अब आता है पांचवें दृश्य में क्या होता है, कहाँ का लगा, अखबार का दफ्तर। अब वो कहाँ पहुंच गई, प्रेस में पहुंच गई। ठीक है, रजनी संपादक के पास जाती है। संपादक उसके कार्य की प्रशंसा करता है, जो मुहिम उसने छेड़ी है उस पर वो प्रशंसा करता है और कहता है कि आपने ट्यूशन के विरोध में एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया है, यह बहुत ज़रूरी है। रजनी जोश में कहती है आप हमारा साथ दीजिए तथा इसे अपने समाचार पत्र में स्थान दीजिए। इससे यह बात सीमित लोगों तक ही नहीं रहेगी, इससे अनेक अभिभावकों को राहत मिलेगी तथा बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। रजनी की भावनाएं समझकर उसका साथ देने का वादा करता है। रजनी की सारी बात वो समझ जाता है और वो ये वादा करता है कि मैं आपकी मदद करूंगा।
वह सारी बातें नोट करके एक आकर्षक समाचार बनाता, क्योंकि उसे न्यूज़पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो अब ये कौन करेगा? जाहिर सी बात है, उसने बात बता दी। अब उसको एक बढ़िया सी खबर का जामा पहनाने का काम किसका था? संपादक महोदय का था। उन्होंने एक खबर तैयार कर ली। रजनी प्रसन्न होती है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसकी बात अब न्यूज़पेपर में छप रही है। रजनी उसे बताती है 25 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग की जा रही है, यह सूचना अखबार में ज़रूर दी जाए ताकि सब लोगों को सूचना मिले। तो अब ये जो पेरेंट्स मीटिंग है ना, वो रजनी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें जो भी स्कूल को लेकर या बोर्ड से कोई भी अगर परेशानी हो रही है तो उसको लेकर शिकायत दर्ज करने का काम किया जाएगा। ठीक है, शिकायत दर्ज होगी तो उसके लिए भाई सभी पेरेंट्स का इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो एक पेरेंट्स मीटिंग की जा रही है जिसमें जो है जितने भी पेरेंट्स हैं वो सभी इकट्ठा होंगे। ठीक है, जितने भी पेरेंट्स हैं वो सभी इकट्ठा होकर अपनी शिकायत करेंगे। तो ये बात वहाँ पर दर्ज की गई। ठीक है, और ये पेरेंट्स मीटिंग डिसाइड हुई कब? 25 तारीख की। अब आगे क्या होता है? अब छठा दृश्य है बैठक स्थल, जहां पर 25 तारीख को मीटिंग होनी थी। वो क्या कहते हैं, जगह आज अब दृश्य लग रहा है। क्या कह रहे हैं? एक हॉल में पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन होता है। बाहर बैनर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों के आने से पूरा हॉल भरा हुआ है। प्रेस के लोग आते हैं। रजनी जोश में सबको संबोधित करती है। बहुत सारे पेरेंट्स आ गए जब तो सबको वो संबोधित करती है। आपकी बड़ी संख्या में उपस्थिति से हमारी मंजिल हमें शीघ्र मिल जाएगी। कुछ बच्चों को ट्यूशन ज़रूरी है क्योंकि कुछ की माँ उन्हें पढ़ा नहीं सकती, तो कुछ के पिता घर में के काम में मदद नहीं करते। सबके अपने अपने अलग अलग रीज़न होते हैं। टीचर्स के एक प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें कम वेतन मिलता है, अतः उन्हें ट्यूशन से गुजारा करना पड़ता है। अब उस पेरेंट्स मीटिंग में टीचर्स भी आए थे। टीचर्स क्या कह रहे थे कि भाई हमें स्कूल की तरफ से कम पेमेंट मिलती है, जिसकी वजह से हमें गुजारा करने के लिए ट्यूशन करना पड़ता है। कई जगह कम वेतन देकर अध्यापकों से अधिक वेतन पर दस्तखत कराए जाते हैं। मतलब आपको वेतन कम दिया जाता, सैलरी कम दी जाती है, मगर साइन जो है वो ज़्यादा पेमेंट पे लिया जाता है। इस पर हमारा कहना है कि वे संगठित होकर आंदोलन चलाएं तथा अन्याय का पर्दाफाश करें। तो रजनी इसमें कहती है कि आप सभी को संगठित होना होगा, आंदोलन चलाना होगा, तब कहीं जाके आपकी समस्या हल हो पाएगी और कोई आपकी सुनवाई करेगा। हम यह नियम बनाएं कि स्कूल का टीचर अपने स्कूल के बच्चों का ट्यूशन नहीं लेगा। तो सिंपल है कि मतलब मान लीजिए एक स्कूल है तो उस स्कूल के में जो भी टीचर अगर ट्यूशन लेता है तो वो अपने स्कूल के बच्चों का ट्यूशन नहीं ले सकता, किसी दूसरे स्कूल के ट्यूशन का बच्चों का वो ट्यूशन ले सकता है। इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे बच्चों के साथ अपने आप जाति बंद हो जाएगी। सभा में उपस्थित लोग उसकी बात का समर्थन करते हैं। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। तो समझ में आया कि किस तरीके से जो है भाई इस समस्या का हल तो निकालना था कि भाई सभी के लिए ज़रूरी है कि ट्यूशन पढ़ाया जाए। ठीक, तो वो लोग क्या नतीजा निकालते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक नियम बनवाते हैं। नियम क्या होगा कि जो है बोर्ड के सामने हम ये पेशकश करते हैं कि जितने भी क्या कहते हैं टीचर्स हैं जो ट्यूशन लेना चाहते हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए, तो वो ट्यूशन लें, लेकिन अपने स्कूल के जितने बच्चे हैं उनका ट्यूशन वो नहीं ले सकते। तो इससे इस तरह की धांधली होते बच जाएगी। तो ये उस मीटिंग में रखी गई पेशकश और यही प्रपोजल जो है वो बोर्ड के निदेशक को दिया गया और बोर्ड के निदेशक ने ये बात मान भी ली। अब हम आ जाते हैं 7वें दृश्य पे। 7वां दृश्य क्या है? रजनी का घर है। अब ये कहानी एंड हो गई, जो समस्या थी अमित की वो हल हो गई, ट्यूशन चलेंगे, लेकिन जो है सिर्फ उन बच्चों के जो ट्यूशन टीचर पढ़ा रहा है वो अपने स्कूल के बच्चों के ट्यूशन नहीं लेगा। रजनी का पति रवि अखबार पढ़ते हुए उसे बताता है कि बोर्ड ने उसके प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। रजनी बहुत प्रसन्न होती है। रवि भी उस पर गर्व करता है। तभी लीला बहन, कांति भाई और अमित मिठाई लेकर आते हैं। अब क्या हुआ? बोर्ड को ये प्रस्ताव दे दिया गया था और रवि अखबार पढ़ते हुए ये खबर रजनी को देते हैं कि तुम्हारी जो पेशकश थी वो स्वीकार कर ली गई है। और जैसे जैसे तुमने पेशकश दी थी जस की तस स्वीकार की गई है। इससे ये होगा
कि बच्चों के साथ कोई गलत नहीं होगा। रवि भी बहुत प्राउड फील करता है और तभी अमित की माँ लीला, अमित के पिताजी कांति भाई सभी लोग मिठाई लेकर आते हैं, क्योंकि जो मुहिम चलाई गई थी उसमें सब कुछ ठीक रहा और अच्छा रहा। ठीक है, तो ये हमारी पटकथा यहाँ ख़त्म हुई रजनी, और हमने फटाफट सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। बहुत आसान सी स्टोरी थी और अच्छे से समझ में भी आ गई। इस पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जिन्हें हम आपको कराएंगे भी। एग्ज़ाम से पहले पहले हम आपके दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चंस करवा देंगे। लेकिन अभी आपको जो करना है कि अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें इतने अच्छे से समझ में आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सभी वीडियोस के लिंक और बहुत सारी चीज़ें, इवन आने वाले समय में आपको नोट्स भी मैं उसी के ज़रिए प्रोवाइड कराऊँगी। ठीक है, तो जल्द से जल्द हम दोबारा मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।